हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था इनकम टैक्स में कि पिछली क्लास में हम लोगों ने अलाउंसेस को किया हुआ था। अलाउंसेस पढ़ रहे थे हम लोगों ने, मनोरंजन भत्ता को पढ़ लिया था, जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस बोलते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस को मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कि विशेष भत्ते जो नौकरी से संबंधित जो हम लोग जो खर्चे करते हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना था, तो उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आपके ग्रुप में आप लोगों को ये क्लास नंबर 7 नंबर से एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग क्लास नंबर 7 को पहले देखिए और क्लास नंबर 8 जो है आज की क्लास है उसको हम लोग इसको बाद में देखिएगा। तो क्लास नंबर 8 में आज की हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए कुछ भत्ते मिलते हैं। व्यक्तिगत व्यय कौन से होते हैं? जैसे कि परिवहन कोई कर्मचारी है उसे विशेष भत्ते मिलते हैं, बच्चों की शिक्षा का भत्ता मिलता है, यातायात भत्ता मिलता है, भूमिगत भत्ता मिलता है, जनजातीय क्षेत्र का भत्ता मिलता है। तो ये सारे भत्ते जो मिलते हैं इसमें जो है कुछ हिस्सा कैसा होता है, हम लोगों का कुछ हिस्सा तो एग्जेम्प्ट रहने वाला और कुछ हिस्सा जो है वो टैक्सेबल रहने वाला है। तो इनको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले डालेंगे परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ते। अगर परिवहन कर्मचारियों को जो विशेष भत्ते मिलते हैं वो कितने तक टैक्सेबल होंगे और कितने तक टैक्सेबल नहीं होंगे, ये बात हम लोगों को समझनी है और जाननी है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि परिवहन कर्मचारियों को परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ते, परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ते। अब परिवहन की बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि परिवहन कर्मचारी का मतलब होता है जैसे कोई कर्मचारी है, ठीक है। अब मान लो कि वो क्या है कि वो चालक है, बस का एक चालक है और सरकारी आदमी है। अब वो अपने गांव से अपने जो है डिपो तक आता है तो उसको खर्च करना पड़ता है, कुछ अमाउंट व्यय करनी पड़ती है, तो वो जो है वो उसके व्यक्तिगत व्यय में आएंगे। अब व्यक्तिगत व्यय में तो उसकी कितनी राशि टैक्सेबल होगी और कितनी राशि टैक्सेबल नहीं होगी, तो उसको हम लोग भत्ता मिलता है, परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता मिलता है। तो वो भत्ता किस लिए होता है? तो ये इसलिए होता है जैसे मान लो कि ये हम लोगों का डिपो है, ठीक है, ये हम लोगों का डिपो है, मतलब बस स्टैंड है। अब कोई कर्मचारी जो आएगा वो यहीं पर तो आएगा, बस स्टैंड पर आएगा। अब वो गांव में है, ये उसका गांव है, तो कर्मचारी का ये गांव है। अब ये गांव से यहाँ तक जो आएगा बस स्टैंड तक दूरी चल के आएगा, तो इसको जो खर्चा करना पड़ेगा मतलब कि किराया देना पड़ेगा। अब किराया देना पड़ेगा तो उसके लिए परिवहन कर्मचारियों को कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं, कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं। तो उनको हम लोग कहाँ तक टैक्सेबल होंगे उसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं, सबसे पहली बात इसमें लिखी हुई है, तो पहली बात में लिख लेते हैं कि 70% भत्ते का 70%। सबसे पहले देखिए भत्ते का 70% कितना आता है, ठीक है। भत्ते का 70% निकालिए और 10,000 अधिकतम राशि कितनी? तो 10,000 रुपये प्रति माह। तो इन दोनों में से जो राशि सबसे कम हो वो राशि आप लोगों की करमुक्त होगी। तो निम्न में से इनमें से जो राशि कम होगी वह करमुक्त होगी। तो इनमें से जो राशि होगी उन दोनों में से वो राशि करमुक्त होगी, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है। दूसरी बात, अब हम लोगों को दूसरा भत्ता कौन सा मिलता है, तो दूसरे भत्ते की बात हम लोग करते हैं, बच्चों की शिक्षा का भत्ता।
बच्चों की शिक्षा का भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता। अगर मान लो कि कोई कर्मचारी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों का भत्ता भी उसको मिलता है, तो बच्चों का भत्ता जब मिलता है, बच्चों का अलाउंस मिलता है, तो वो कितनी राशि तक टैक्सेबल होगा और कितनी राशि उसकी एग्जेम्प्ट रहेगी, इस बात की हम लोगों को जानकारी चाहिए है। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह और प्रति बच्चा। अधिकतम कितने बच्चों के लिए? तो अधिकतम हम लोग देंगे कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए हमें छूट मिलती है। और फिर उसके बाद हम लोगों को, आप कहेंगे कि 4 बच्चे हैं किसी के, तो उसको कितने तक छूट मिलेगी? 2 तक, 2 का, तो उसको 2 तक तो छूट मिलेगी, लेकिन अन्यथा 2 का हम लोगों का टैक्सेबल होगा। तो अधिकतम कितने बच्चों के लिए? तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों तक, 2 बच्चों तक करमुक्त होगी। ये बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने नोट्स में इनको नोट डाउन करना है। अगर मान लो कि पिछली आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में मैंने जब कोचिंग आप लोग पढ़ने आए होंगे, तब आप लोगों ने मान लो लिख लिया होगा, तो फिर आप लोगों को नहीं लिखना, बस आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब बच्चों की शिक्षा का भत्ता अगर मिलता है तो वो कितने रुपए तक होना है? तो उसमें हम लोगों को 100 रुपये प्रति बच्चा तक मिलता है, तो वो हम लोगों का कर मुक्त रहेगा। लेकिन 100 रुपये प्रति माह और 2 बच्चों का, ठीक है, 2 बच्चों का मिलेगा। उसके बाद बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो भत्ता मिलता है, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो छात्रावास भत्ता, छात्रावास जिसे हॉस्टल बोलते हैं, छात्रावास भत्ता। तो छात्रावास भत्ता जो है वो अगर हम लोग इसमें बात करें तो वो हो जाता है 300 रुपये। वो कितना रुपये हो जाता है? तो वो हो जाता है, छात्रावास जो भत्ता है वो हो जाता है 300 रुपये, 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। अधिकतम 2 बच्चों तक। तो इसमें जो है अगर हॉस्टल का मिलता है तो 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और 2 बच्चों के लिए, ये मैंने बताया हुआ है। तो देखो 100 रुपये वाला अगर याद हो गया कि बच्चों की शिक्षा का अगर एजुकेशन मिलता है, बच्चों के लिए एजुकेशन का अगर अलाउंस मिलता है तो वो कितने रुपए है? 100 रुपये। और अगर हॉस्टल के लिए मिलता है तो वो उसी में 100 की जगह हम लोगों को 300 रखना है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ है। तो बच्चों की जो है छात्रावास के लिए, तो ये जो राशि है वो राशि कितनी रहेगी? 300 तक जो रहेगी वो राशि 2 बच्चों तक कर मुक्त रहेगी। कैसी रहेगी? कर मुक्त रहेगी, कर मुक्त होगी। तो मैंने 3 भत्ते बताए, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता और छात्रावास भत्ता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र का भत्ता। तो इसमें भी हम लोगों को, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया है, लेकिन इसको ज़रूर लिख लेना आप लोगों को कि जनजाति जनजातीय क्षेत्र भत्ता। तो ये जो भत्ता है ये कहाँ कौन कौन से प्रदेशों में काम करेगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है उसके बारे में। तो इसमें अगर हम लोग छूट की बात करें तो यह छूट जो है, यह छूट 200 रुपये प्रति माह, 200 रुपये प्रति माह, 200 रुपये प्रति माह
कि मध्य प्रदेश ये काम कहाँ करेगा? तो जो जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखो, लिखने से क्या होता है? लिखने से याद होता है, तो लिख के याद करेंगे तो अच्छा याद होगा। तो जनजाति जो क्षेत्र का भत्ता है वो 200 रुपये माह मिलता है हम लोगों को, इस बात को याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ काम करता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये राज्य जो हैं तो कर्नाटक में स्वीकृत है। अब मान लो हम लोगों से पूछा जाता है, एमसीक्यू में मान लो पूछा गया है कि जनजातीय क्षेत्र का भत्ता किस राज्य में स्वीकृत नहीं है? जनजातीय क्षेत्र का भत्ता किस राज्य में स्वीकृत नहीं है? ऑप्शन में दे दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दे दिया पश्चिम बंगाल, और लास्ट में दे दिया महाराष्ट्र। तो आप लोगों को सही आंसर क्या होगा? तो वो सही आंसर होगा हम लोगों का महाराष्ट्र में हम लोगों का ये जनजातीय क्षेत्र का भत्ता है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद ये हम लोगों ने भत्ते करिए हैं, और भी भत्ते होते हैं, तो लेकिन जो मोस्ट भत्ते होते हैं तो एक भत्ता और होता है हम लोगों का, उसे बोलते हैं यातायात भत्ता। क्या बोलते हैं? यातायात भत्ता। यातायात भत्ता। तो यातायात भत्ता में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यातायात भत्ते में तो हम लोग इसमें जान लेते हैं कि नियोक्ता द्वारा, मालिक द्वारा, इसको समझिए कि मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को, कोई कर्मचारी है, अपने कर्मचारी को निवास स्थान से कार्यालय, निवास स्थान से ऑफिस आने तथा अपने निवास स्थान वापस जाने, मतलब ऑफिस आने और जाने के लिए जो भत्ता दिया जाता है, जो व्यय किए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं यातायात भत्ता। ठीक है। अब भत्ते में इसमें जो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम लोग जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तब आप लोगों को बाद में बता देंगे। तो हम लोग इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नियोक्ता द्वारा, मालिक द्वारा, मतलब मैंने आप लोगों को नियोक्ता का मतलब मालिक बताया है, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को घर से ऑफिस आने जाने के लिए किए गए खर्चे, किए गए व्यय की पूर्ति के लिए यातायात भत्ता स्वीकृत होगा। अब सभी कर्मचारियों को यातायात भत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऑफिस के बिल्कुल पास में होते हैं, तो क्या उन्हें यातायात भत्ता मिलेगा? और कुछ कर्मचारी बहुत दूर रहते हैं, तो उन्हीं को मिलेगा जिनको जो व्यय करते हैं।
अब जैसे मान लो कि मेरा घर और ऑफिस बिल्कुल अगल बगल में है, तो हमें कोई यातायात करना नहीं है, हम मतलब बाई वॉकिंग पहुंच जाते हैं, तो उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो इसमें ऑफिस से घर आने और घर आने से ऑफिस से घर आने और घर से ऑफिस जाने के लिए जो व्यय करते हैं, उनको अगर कोई यातायात भत्ता स्वीकृत है तो ही मिलेगा, तो इसमें जो है स्वीकृत होता है। ठीक है, स्वीकृत होता है। अब हम लोगों ने भत्ते पढ़ लिए हैं। भत्ते के मैंने प्रकार आप लोगों को, देखो मैंने कितनी क्लास में अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया है आप लोगों को, तो ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने वेतन से पढ़ाया, वेतन से आय पढ़ी, वेतन से आय के बाद हम लोगों ने वेतन के बारे में जाना, वेतन में क्या क्या शामिल करते हैं। तो वेतन में मजदूरी हो गया, कोई ग्रेच्युटी की राशि, कोई पेंशन की राशि, कोई फीस, कोई अनुलाभ, कोई अग्रिम वेतन, इनको शामिल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने भत्ते बताए, भत्ते के प्रकार बताए, टाइप ऑफ अलाउंसेस के बारे में बताया कि टाइप ऑफ अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले करयोग भत्ते बताए। करयोग भत्ते आप लोगों को याद रखने हैं कि टैक्सेबल अलाउंसेस। फिर उसके बाद फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की 3 बात की हमने, विदेशी भत्ता, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, सत्कार का भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते, तो इनको जो है हम लोगों ने फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में रखा। और उसके बाद पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की बात करी, आंशिकी कर मुक्त भत्ते, तो इनमें हम लोगों ने मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता हम लोगों ने जाना। तो कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष जो भत्ते होते हैं, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनको बारे में हम लोगों ने जाना कि विशेष भत्ता जो नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अगर हम लोग करते हैं, तो उनको मैंने आप लोगों को इसमें कैटेगराइज किया है। तो मकान किराया भत्ते के बारे में जाना कि मकान किराया भत्ता क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरटेनमेंट अलाउंस जाना, मनोरंजन भत्ते के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने विशेष भत्ता जो नौकरी से संबंधित व्ययों की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे यातायात भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, वर्दी भत्ता, तो इसमें आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते की बात की, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, यातायात भत्ता, बच्चों के लिए हॉस्टल का भत्ता, भूमिगत भत्ता, जनजाति क्षेत्र का भत्ता, तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से खूब डिटेल में आप लोगों को क्लास अच्छी तरीके से आगे बताई हुई है। अब हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुलाभ। अनुलाभ जिसे प्रोक्रेटिव बोलते हैं, तो इनको हम लोग अब करने वाले हैं अनुलाभ। अनुलाभ को सबसे पहले समझेंगे। अनुलाभ के बहुत से प्रकार होते हैं, उनको भी जानने वाले हैं। अनुलाभ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं अनुलाभ। आप लोग भी इनको अच्छी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, क्योंकि किताब से तो नहीं पढ़ना है। अनुलाभ, अनुलाभ, इन्हीं नोट्सों से हम लोगों को जो छोटे छोटे नोट्स हैं उनको हम लोगों को बना के अपना रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अनुलाभ की बात करें तो अनुलाभ, इन्हें अनुलाभ क्या कहते हैं, अनुलाभ होते कौन से हैं, तो उनको जानते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो अनुलाभ के बारे में अच्छी तरीके से लिख लेते हैं कि अनुलाभ का मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को नियोक्ता से, मतलब मालिक से, नियोक्ता से वेतन के अलावा कई सुविधाएं दी जाती हैं। जो सुविधाएं नगद दी जाती हैं, जो सुविधाएं नगद दी जाती हैं, नगद दी जाती हैं, उन्हें भत्ता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें हम लोग भत्ते कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भत्ते कहते हैं। और जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में, और जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती हैं उन्हें अनुलाभ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुलाभ कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं। अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से प्रकार होते हैं? अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको हम लोग जानने वाले हैं। एक क्लास में अनुलाभ को हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनको पहले जानते हैं कि कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी क्या होते हैं? आप लोगों को पता है कि कर्मचारियों को मालिक से वेतन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वेतन के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं, अगर नगद में मिलती हैं तो वो भत्ते में आ जाएंगी, और अगर मान लो कि कोई सुविधा वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती है, जैसे मान लो उसको मकान दे दिया जाए, उसको कार दे दी जाए, उसको नौकर दे दिया जाए, तो ये जो है ये इसका जो है ये नगद में नहीं दिया है, लेकिन हमने वस्तु या सेवा दी है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुलाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग अनुलाभ कहेंगे। अनुलाभ में वो हम लोगों का आने वाला है। क्या किस में आने वाला है? तो वो हम लोगों का अनुलाभ में आने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुलाभ में रखेंगे। अब अनुलाभ मैंने आप लोगों को बताया कि अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं या फिर निम्न प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को अनुलाभ के बारे में बताया कि अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो एक होता है प्रत्येक कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो एक होता है हम लोगों का प्रत्येक कर्मचारियों के लिए, चाहे कोई कर्मचारी हो, ये जो अनुलाभ है वो सभी को टैक्सेबल रहेगा, सभी पर टैक्सेबल रहेगा। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ, मतलब एक ऐसा अनुलाभ चाहे कोई भी कर्मचारी हो वो उस पर टैक्स देगा। प्रत्येक कर्मचारी को कर योग्य अनुलाभ की बात करें तो हम लोग करें कि टैक्सेबल इन ऑल केसेस। तो इसमें हम लोग इसकी बात करेंगे, तो चाहे कोई कर्मचारी हो, प्रोक्योर्डिसीज टैक्सेबल इन ऑल केसेस। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, तो उसको भी जान लेते हैं। दूसरा है, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी अजीब सी है। उसके बाद है दूसरा कि विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में कर योग्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ। विशिष्ट कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में, विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में कर योग्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ। इनके प्रकार के अगर आप लोग को नहीं आता है तो कोई प्रकार की बात नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो हैं, जैसे मकान है,
उसके बाद कार का है, तो उनको ज़रूर ध्यान में रखना है, अनुलाभ को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये भी एक टॉपिक रहने वाला है, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद और लास्ट में हम लोगों का है 3 नंबर में कि सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ, सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ, सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब क्या होता है कि हमें एक भत्ते के रूप में जो चीज़ नहीं मिली है, मतलब सुविधा के रूप में कोई चीज़ दे दी गई, नगद के रूप में नहीं दी गई है, कार जो है वो हमें सुविधा के रूप में दे दी गई है। तो मकान जो है नगद के रूप में नगद मकान के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हमें मकान रहने के लिए दे दिया गया है, किसके द्वारा, कोई कंपनी के द्वारा, ठीक है, कोई व्यक्ति के द्वारा, जो मालिक है उसके द्वारा दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को जो अनुलाभ हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं कि प्रत्येक कर्मचारियों के लिए करयोग अनुलाभ, विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में करयोग या फिर विशिष्ट अनुलाभ, और सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ। तो इनमें हम लोग डिटेल में क्लास को करने वाले हैं, इनसे यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि करमुक्त जो है अनुलाभ वो हम लोगों के कौन से होते हैं। करमुक्त अनुलाभ जो होते हैं उनमें देखो, प्रत्येक कर्मचारियों के लिए करयोग अनुलाभ तो बहुत से हैं, उनको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कि जैसे कि किराए से मुक्त रहने का मकान अगर दे दिया है, मान लो कि कोई मकान है वो, जैसे मान लो कि कोई मकान है उसको हम लोगों को किराया नहीं देना पड़ता है, तो फ्री में मकान दे दिया गया है, फ्री में मकान, तो फ्री में तो हम लोगों का वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। फ्री में अगर कोई मकान मिलता है, किराए पर रहने का मकान रियायती है, कर्मचारियों को होटल अथवा निजी बिलों का भुगतान, तो इस प्रकार के जो हैं उनको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उनको हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स फ्री प्रिकॉशंस, कर मुक्त अनुलाभ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है ये लास्ट नंबर जो है उसी को हम लोग करने वाले हैं, तो इसमें में हम लोग करने वाले हैं, तो यही हम लोगों का रहने वाला है। इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं हेडिंग बना के कि सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ, सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ, मतलब कि ऐसे अनुलाभ जो सभी के लिए कैसे हैं, टैक्स फ्री हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें जो है, तो सबसे पहले हम लोगों को चिकित्सा सुविधा की बात करेंगे। हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं चिकित्सा सुविधा के बारे में। किसके बारे में, नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा, अब चिकित्सा सुविधा जो है अगर वो भारत में है, जैसी चिकित्सा सुविधा को बोलते हैं इंग्लिश में मेडिकल बेनिफिट। अगर मान लो कि मालिक से हमें कैसा बेनिफिट मिलता है कि मालिक से हमें चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं, तो वो हम लोगों की कैसी रहने वाली हैं, तो उनको हम लोग करने वाले हैं। तो पहली बात जो है उसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर हम लोगों की सुविधा जो है, चिकित्सा सुविधा जो है वो कहाँ मिलती है। पहली बात, अगर वो चिकित्सा सुविधा हम लोगों को भारत में मिलती है, भारत में, और दूसरी चिकित्सा सुविधा अगर हम लोगों को कहीं विदेश में मिलती है, तो उनको हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं किसको, यहाँ पे हम लोग रखेंगे भारत में चिकित्सा सुविधा। भारत में अगर हम लोगों को कोई सुविधा दी जाती है, वो चिकित्सा सुविधा कैसी है, भारत में। और भारत के बाहर, अगर कोई भारत के बाहर अगर दी जाती है, भारत के बाहर, ठीक है, तो भारत के बाहर अगर दी जाती है
तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात इसमें जो है नंबर 1 में बात करने वाले हैं हम लोग, इसमें नंबर 1 में बात करने वाले हैं कि अगर मान लो कि कर्मचारी है नियोक्ता मालिक के चिकित्सालय में, अगर वो जो अस्पताल है वो मालिक का है, मालिक के अगर चिकित्सालय में अगर हमें चिकित्सा सुविधा दी जाती है, मालिक के चिकित्सालय में, मालिक के अस्पताल में अगर सुविधा दी जाती है, चिकित्सालय, मालिक के चिकित्सालय में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य, उसके परिवार के सदस्य, उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा सुविधा जो है का मूल्य, चिकित्सा सुविधा का मूल्य कैसा रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, वो करमुक्त रहेगा। कैसा रहेगा, वो पूर्णतः करमुक्त रहेगा। कैसा रहेगा, पूर्णतः फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, पूर्णतः करमुक्त होगा। ठीक है, पूर्णतः करमुक्त होगा। अगर मालिक के मकान में, मालिक के चिकित्सालय में कर्मचारी या उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो कैसा रहेगा, वो पूर्णतः करमुक्त रहेगा। अगर दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर वो सेकंड कंडीशन क्या है कि कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा सुविधा पर किया गया व्यय। मान लो कि कर्मचारी अगर खर्च करता है, कर्मचारी चिकित्सा पर खर्च करता है, तब क्या होगा, यहाँ तो मालिक का है। अब मान लो कि जो अस्पताल है वो मालिक का नहीं है और वहाँ अगर नहीं होगा तो कर्मचारी जो है वो खर्च करेगा। अब कर्मचारी द्वारा अपनी परिवार के सदस्यों की चिकित्सा की सुविधा पर किया गया व्यय, और लेकिन जो कर्मचारी द्वारा चिकित्सा पर खर्च किया गया व्यय की पूर्ति अगर नियोक्ता के द्वारा होती है, अगर मान लो कि इस व्यय की पूर्ति, अगर मान लो कि वो कर्मचारी जो है या उसके परिवार का जो सदस्य है उसकी जो सुविधा है, मतलब कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो किसी अन्य अस्पताल में हुआ है, और अगर अन्य अस्पताल में हुआ है तो पहली कंडीशन कहती है कि वो जो है अगर उसका अन्य अस्पताल में हुआ है तो वो खर्चे किसने दिए हैं, तो अगर खर्चे नियोक्ता ने दिए हैं, मतलब मालिक ने दिए हैं, तो वो कैसे रहेंगे, करमुक्त रहेंगे। ठीक है, करमुक्त रहेंगे। और उसके बाद इसमें भी एक कंडीशन और है, तो इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले एक सेकंड, इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कम समझ में आया है। तो इसमें पहले पूरा हम लोग स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं कि कर्मचारी द्वारा अपनी तथा अपने परिवार
किसी सदस्य की चिकित्सा अपनी या अपने परिवार के चिकित्सा पर किए गए व्यय की पूर्ति, चिकित्सा पर किए गए व्यय की पूर्ति कौन करता है? अगर नियोक्ता करता है। मान लो कि अस्पताल कैसा है, मान लो यदि अस्पताल मालिक का है तो वो राशि कैसी रहेगी? पूर्णतः कर मुक्त रहेगी। और मान लो मकान जो अस्पताल है वो मालिक का नहीं है, तब क्या होगा कि उसमें जो खर्चे किए होंगे अगर वो उसमें नियोक्ता ने किए होंगे तो उसकी 2 कंडीशन होती हैं। उनकी 2 कंडीशन कौन सी होती हैं तो उनको भी जानते हैं कि दोनों कंडीशन कौन सी होती हैं। तो इसी में हम लोग डिटेल में करेंगे। यहाँ भारत के बाहर तो हम लोगों का इतनी डिटेल नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो है यदि चिकित्सा किसी सरकारी चिकित्सालय अथवा स्थानीय सत्ता की सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में हुई है तो वो कैसी राशि होगी? तो वो राशि कर मुक्त रहेगी। तो मैंने आप लोगों को एक पूरी डिटेल में बताऊं तो अगर इनकी डिटेल में हम लोग नहीं करते हैं, छोड़ो इसको, डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ख़राब होगा हम लोगों का, इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट में लिख लेते हैं कि अगर भारत में चिकित्सा सुविधा दी जाती है, भारत में चिकित्सा सुविधा, इसी पॉइंट को आप लोगों को लिख के याद करना है। भारत में चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो कैसी रहेगी? तो वो पूर्णतः कैसी रहेगी? पूर्णतः कर मुक्त रहेगी। कैसी रहेगी? पूर्णतः कर मुक्त रहेगी। और अगर भारत के बाहर अगर कोई चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो कंडीशन हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। तो वो कंडीशन हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी कि कहाँ तक की राशि जो है वो हम लोगों को, कितनी राशि हम लोगों की टैक्सेबल होगी और कितनी राशि टैक्सेबल नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आधा ही जाना है, लेकिन हम लोग इसको जो है इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी हम लोग अगली क्लास में आप लोगों को ज़रूर करवा देंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों का पूरा जो है हो जाए। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इनको लिख लेना, इन पॉइंटों को, इन दोनों पॉइंटों को लिख लेना, और उसके बाद अगर लिखना चाहो तो इस पॉइंट को ज़रूर लिख लेना, इन दोनों को, और लास्ट में इसको पॉइंट को तो ज़रूर लिखना है कि भारत में अगर कोई चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो पूर्णतः कर मुक्त रहेगी। और अगर भारत के बाहर कोई चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो कुछ कंडीशनों पे कैसी होती है? तो वो कुछ कंडीशनों पे टैक्सेबल होती है और कुछ कंडीशनों पे एग्जेम्प्टेड होती है। तो उनको भी हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन आज की क्लास में अगर हम लोगों ने इतना कर लिया तो ठीक है, आगे क्लास में और भी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।